नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में आदिवासी अधिकार, मानवाधिकार और हाँ, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के वो मुश्किल जटिल संघर्षों की तस्वीरें उभर आती हैं। सोनी सोरी। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा नाम जो साहस और विवाद दोनों का पर्याय बन गया है। सही कहा। और हमारे पास उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों, उनके संघर्षों, उनके काम, इन सब पर रोशनी डालने वाले कुछ दस्तावेज और लेख हैं। ये हमें उनकी कहानी की कई परतें दिखाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। कई अलग अलग नजरिए सामने आते हैं इन स्रोतों से। तो आज हमारा मकसद यही है, इन स्रोतों के जरिए सोनी सोरी के जीवन के उन अहम पहलुओं को समझना। मतलब वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उन्हें गढ़ा, किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, क्या उनकी उपलब्धियां रहीं? हाँ, और किन विवादों ने उन्हें घेरा। ये सिर्फ आप देखिए एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन जमीनी हकीकतों और जटिलताओं का आईना भी है जिनसे हमारा समाज आज भी जूझ रहा है। सही। चलिए तो इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जड़ों की, उनके शुरुआती जीवन की। सोनी सोरी का जन्म हुआ छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक गांव में, एक बहुत ही साधारण आदिवासी परिवार में। उनका बचपन जमीन, जंगल, अपने समुदाय, इन्हीं के बीच बीता। ये वो परिवेश था जहां आप जानते हैं जीवन प्रकृति से सीधे जुड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही अभाव और संघर्ष भी होते हैं। हाँ, वो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हैं वहाँ। उन्होंने स्कूली शिक्षा भी हासिल की और ये बात अहम है कि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने आसपास ये जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं थीं, उन्हें महसूस करना शुरू कर दिया था। अच्छा। अपने समुदाय की मुश्किलें, संसाधनों की कमी, व्यवस्था की उदासीनता, ये सब उन्होंने बहुत करीब से देखा। और अक्सर होता है ना, यही शुरुआती अनुभव किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा तय कर देते हैं। सही कहा। ये बुनियाद बन जाते हैं अक्सर। और यहाँ एक दिलचस्प परत सामने आती है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। सोनी सोरी का बचपन सिर्फ संघर्षों को देखते हुए ही नहीं बीता, बल्कि उन्हें गीत, कला और अपनी जो स्थानीय गोंडी परंपराएं हैं, हाँ, उनसे भी गहरा लगाव था। हम अक्सर एक्टिविस्टों को सिर्फ उनके आंदोलनों से जानते हैं, लेकिन ये पहलू, ये उनकी शख्सियत को एक मानवीय गहराई देता है, नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या कला और संस्कृति के प्रति इस जुड़ाव ने उन्हें अपनी जड़ों से और मजबूती से जोड़ा, और शायद उनकी संवेदना और जो बाद में नेतृत्व क्षमता विकसित हुई, उसमें भी कोई भूमिका निभाई हो सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने उठाया। दरअसल स्रोतों को देखने पर ऐसा लगता है कि ये महज संयोग नहीं था। बचपन के ये अनुभव, चाहे वो समुदाय की कठिनाइयों का सीधा अनुभव हो या फिर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से वो गहरा लगाव और सामाजिक आर्थिक विषमताओं की सीधी समझ, इन सब ने मिलकर वो जमीन तैयार की जिस पर सोनी सोरी के एक्टिविज्म की, कह सकते हैं, नींव पड़ी। ये शायद वो चिंगारी थी जिसने उन्हें युवा अवस्था में ही अपने लोगों के हक के लिए बोलने को प्रेरित किया। पर यहाँ ये समझना भी जरूरी है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, कि ये सिर्फ बाहरी परिस्थितियों की ही देन नहीं थी। मतलब बहुत से लोग समान या इससे भी बदतर हालात में बड़े होते हैं, पर हर कोई उस व्यवस्था को चुनौती देने का रास्ता नहीं चुनता। हाँ, ये भी सही है। इसमें उनकी अपनी व्यक्तिगत चेतना, अन्याय के प्रति उनकी वो गहरी संवेदनशीलता और फिर उस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक सचेत निर्णय भी शामिल था। बिल्कुल। शायद वो जो कला और परंपराओं से जुड़ाव था, उसने उन्हें अपने समुदाय की पहचान, उनके आत्मसम्मान और उनके अधिकारों के हनन के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील बनाया होगा, जिससे उनकी लड़ाई को एक नैतिक बल मिला। ये सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं थी, एक चुनाव था, एक सचेत चुनाव। तो ये तो हुई प्रेरणा की पृष्ठभूमि, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये रास्ता आसान नहीं था, कांटों भरा था। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा, खासकर जब से उन्होंने सक्रिय रूप से आवाज उठाना शुरू किया, वो व्यक्तिगत संघर्षों और भयानक पीड़ा से गुजरा है। हाँ, बिल्कुल। बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में मानवाधिकारों की बात करना और खासकर राज्य या सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल उठाना, ये अपने आप में ही जान जोखिम में डालने जैसा है ही। स्रोत बताते हैं कि सोनी सोरी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं, और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थी, कई बार उन पर शारीरिक हमले भी हुए। वो 2016 का एसिड अटैक जैसा भयानक वाकया भी है। हाँ, बहुत भयानक था वो, जिसने उनके चेहरे को झुलसा दिया। ये खतरे उनके जीवन की एक स्थायी सच्चाई बन गए थे, ऐसा लगता है। हाँ,
और ये संघर्ष सिर्फ शारीरिक हमलों या धमकियों तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल, है ना? व्यवस्था का दबाव कानूनी रूप में भी तो सामने आया। हाँ बिल्कुल। उन पर नक्सल गतिविधियों में शामिल होने, माओवादियों की मदद करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए। गंभीर आरोप थे। हाँ, इन आरोपों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया और वहां उन्होंने कथित तौर पर गंभीर यातनाएं भी सही, ऐसा भी जिक्र मिलता है। ये दौर न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए कितना तकलीफ दे रहा होगा, आप सोचिए, जब आप पर देशद्रोह जैसे आरोप हों और पूरी व्यवस्था आपके खिलाफ नजर आए। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि उनका संघर्ष कई मोर्चों पर एक साथ चल रहा था। कई मोर्चों पर। हाँ, एक तरफ तो ये शारीरिक सुरक्षा का गंभीर संकट था, दूसरी तरफ लंबे और थका देने वाले कानूनी मुकदमे और जेल। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें भारी आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। एक्टिविज्म, खासकर जमीनी स्तर पर, अक्सर आर्थिक रूप से बहुत अस्थिर होता है। सही। और इसके अलावा एक आदिवासी महिला होने के नाते उन्हें सामाजिक स्तर पर भी पूर्वाग्रहों और भेदभाव का सामना करना पड़ा होगा, यहां तक कि कभी-कभी शायद अपने समुदाय के भीतर से भी। अच्छा, ये भी एक पहलू है। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए उस स्थिति की, एक आदिवासी महिला जो पितृसत्तात्मक समाज और राज्य दोनों की ताकतवर संरचनाओं को चुनौती दे रही है। उसे कितने अलग-अलग स्तरों पर लड़ना पड़ रहा होगा। शारीरिक हिंसा का डर, कानूनी उत्पीड़न, पैसों की कमी, सामाजिक बहिष्कार की आशंका, इन सब दबावों के बीच अपने मिशन पर टिके रहना। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा, जो उनके असाधारण दृढ़ संकल्प और साहस को दिखाता है। ये महज संघर्ष नहीं था, ये एक बहुआयामी प्रतिरोध था। बहुआयामी प्रतिरोध, बिल्कुल सही कहा। और इसी दृढ़ संकल्प ने, मुझे लगता है, उनकी सक्रियता और सामाजिक कार्यों को दिशा दी। इन चुनौतियों के पहाड़ के सामने भी वो रुकी नहीं। चलिए अब जरा उनके काम के मुख्य क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। हाँ, देखते हैं। सोनी सोरी ने अपना ध्यान मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित किया और उनमें भी विशेषकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर। महिलाओं और बच्चों पर? हाँ, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार जैसे जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन्हें जोर शोर से उठाया। ये वो मुद्दे हैं जो बस्तर जैसे इलाकों में, जहां विकास की पहुंच वैसी बहुत सीमित है, जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने उन स्कूलों की बदहाली पर सवाल उठाए जहां शिक्षक नहीं थे, उन स्वास्थ्य केंद्रों की बात की जहां डॉक्टर या दवाइयां नहीं थी। उन्होंने उन सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर किया जो आदिवासियों तक पहुंचनी चाहिए थी लेकिन पहुंच नहीं रही थी। मतलब जमीनी हकीकत को सामने लाया। बिल्कुल। साथ ही उनकी सक्रियता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहा कानूनी और राजनीतिक। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघनों, फर्जी मुठभेड़ों, अवैध गिरफ्तारियों और यौन हिंसा के मामलों को सामने लाने का जोखिम उठाया। ये बहुत बड़ा जोखिम था। हाँ, उन्होंने पीड़ितों को कानूनी सहायता दिलाने में मदद की, तथ्य खोज मिशनों का हिस्सा बनी। उनकी आवाज ने सरकारी नीतियों, पेसा जैसे कानूनों के जमीनी क्रियान्वयन और सुरक्षा बलों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए और इससे इन मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी छिड़ी। हाँ, और उनके इस अथक प्रयास को पहचान भी मिली। हालांकि पहचान अक्सर विवादों के साए में रही, जैसा आपने कहा। स्रोत बताते हैं कि मानवाधिकार संगठनों ने उनके काम को सराहा, उन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए भी बुलाया गया। अच्छा। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अक्सर दूरदराज के इलाकों में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की आवाज और उनके अनुभव मुख्य धारा की चर्चाओं से बाहर रह जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी नजर आता है, जैसा कि स्रोत इंगित करते हैं। एक तरफ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की पैरोकार के रूप में देखा गया, वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर, खासकर सत्ता के गलियारों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों में उन्हें लगातार संदेह और शत्रुता का सामना करना पड़ा। ये दोहरापन। हाँ, उनका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने अनुभव साझा करना, जैसे जेल में हुई कथित यातनाओं के बारे में बताना, जहां एक और वैश्विक समुदाय का ध्यान खींचता था, वहीं दूसरी ओर इसे कुछ वर्गों द्वारा देश को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर भी देखा गया। ये उनके काम के प्रभाव और उसकी जटिलता दोनों को दर्शाता है। सही। उनके प्रयासों का एक बड़ा असर ये भी हुआ कि उन्होंने बस्तर में मानवाधिकारों के विमर्श को सिर्फ नक्सलवाद बनाम राज्य की उस सीधी लड़ाई से बाहर निकालने में मदद की। हाँ, उस बाइनरी से। हाँ, बिल्कुल।
उन्होंने लगातार इस बात पे जोर दिया कि इस संघर्ष के बीच आम आदिवासी नागरिक पिस रहा है, उसके संवैधानिक अधिकार मायने रखते हैं और उसकी पीड़ा को सुना जाना चाहिए। उन्होंने बहस के केंद्र में मानवीय पहलू को लाने की कोशिश की, जो अक्सर सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण में खो जाता है। ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन जैसा कि अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो यथास्थिति को चुनौती देते हैं, सोनी सोरी का सफर विवादों से भी घिरा रहा है। ये जानना भी जरूरी है कि उनके काम और उनकी शख्सियत को लेकर गंभीर आलोचनाएं और आरोप भी लगे हैं। हाँ, विवादों का जिक्र जरूरी है। स्रोतों के मुताबिक उन पर सबसे गंभीर आरोप कुछ राजनीतिक दलों और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगे हैं कि वो नक्सल समर्थक हैं, माओवादियों के लिए कुरियर का काम करती थी, या उनकी सहानुभूति चरमपंथी विचारधारा से है। या हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ स्रोतों में दर्ज आरोपों का जिक्र कर रहे हैं। किसी भी पक्ष का समर्थन या खंडन हमारा उद्देश्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल निष्पक्षता जरूरी है। हाँ, ये आरोप उनके संघर्ष का एक अभिन्न और जटिल हिस्सा रहे हैं, जिसने उनकी छवि को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और इन आरोपों और उनके मुखर सक्रियता, खासकर सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाने के कारण उनका स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ अक्सर टकराव होता रहा। टकराव तो होता ही होगा। हाँ, कई बार उनकी रैलियों या सभाओं को रोका गया, उन पर और उनके साथियों पर मामले दर्ज किए गए। ये टकराव दिखाता है कि जब आप सत्ता के समीकरणों को चुनौती देते हैं तो प्रतिक्रिया कितनी तीव्र हो सकती है। और ये प्रतिक्रिया सिर्फ संस्थागत स्तर पर ही नहीं थी, समाज के भीतर भी उनके काम को लेकर मतभेद रहे हैं। आदिवासी अधिकारों और उसमें भी विशेषकर महिलाओं के यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों को खुलकर उठाने की उनकी हिम्मत ने समाज के पारंपरिक और रूढ़िवादी तबकों में एक असहजता पैदा की। अच्छा, सामाजिक स्तर पर भी? हाँ, कुछ लोगों ने उन्हें परंपराओं को तोड़ने वाली या बाहरी ताकतों के इशारे पर काम करने वाली के तौर पर भी देखा। ये स्थिति एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने रखती है, जिसे स्रोत भी रेखांकित करते हैं। जब हाशिए पर रखे गए समुदाय से कोई व्यक्ति, खासकर एक महिला, स्थापित सामाजिक, राजनीतिक और लैंगिक समीकरणों को चुनौती देती है, तो उसे किस तरह के बहुस्तरीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है? सही सवाल है। सोनी सोरी के मामले में विवाद सिर्फ राजनीतिक या कानूनी नहीं थे, बल्कि उनकी गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें भी थीं। ये विवाद महज आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतिबिंब है कि उनका काम सिर्फ नीतियों या कानूनों को ही नहीं, बल्कि समाज की गहरी मान्यताओं और सत्ता संरचनाओं को भी झकझोर रहा था। बिल्कुल। तो इन सभी संघर्षों, उपलब्धियों, पहचान और विवादों के इस पूरे ताने बाने को देखते हुए अब सवाल उठता है कि सोनी सोरी की विरासत क्या है, उनका दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहा है। हाँ, विरासत पर बात करना जरूरी है। स्रोत इस बात पर लगभग एक मत दिखते हैं कि सोनी सोरी ने भारत में आदिवासी अधिकारों, राज्य की जवाबदेही और संघर्ष क्षेत्रों में मानवाधिकारों के मुद्दों को सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में लाने में एक अहम भूमिका निभाई है। हाँ, ये तो है। उन्होंने इन मुद्दों को सिर्फ आंकड़ों या रिपोर्टों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें मानवीय चेहरों, कहानियों और पीड़ाओं से जोड़ा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी इन जटिल जमीनी हकीकतों की ओर खींचा। और शायद इससे भी बढ़कर उनका जीवन खुद एक शक्तिशाली संदेश बन गया है उन अनगिनत समुदायों और व्यक्तियों के लिए जो आज भी हाशिए पर हैं, दमन का सामना कर रहे हैं और अपनी आवाज उठाने से डरते हैं। सोनी सोरी की कहानी साहस और प्रतिरोध का प्रतीक है, प्रेरणा स्रोत है वो कई लोगों के लिए। हाँ, ये दिखाती है कि बेहद विपरीत और खतरनाक परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति की आवाज बदलाव की उम्मीद जगा सकती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? उनकी यात्रा हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो सोनी सोरी की कहानी और उनका संघर्ष हमें बार बार उन असहज सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं जिनसे हम अक्सर बचना चाहते हैं। मानवाधिकारों का क्या मतलब है? न्याय किसके लिए है? विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है और उसकी कीमत कौन चुका रहा है? तथाकथित संघर्ष क्षेत्रों में राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए? उनकी कहानी इन बहसों को अमूर्त नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें बस्तर की जमीन से जोड़ देती है। सही। बेशक उनके तरीकों, उनके जुड़ावों और उन पर लगे आरोपों को लेकर बहसें जारी रह सकती हैं और शायद रहनी भी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी बहसों की जगह होती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इस बात को जरूर उजागर करते हैं कि उनके मूल उद्देश्य, यानी सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े आदिवासियों के लिए न्याय, सम्मान और बराबरी की मांग, और उस मांग को उठाने के उनके अटूट साहस ने
उन्हें समकालीन भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेहरा बना दिया है। उनकी कहानी हमें मजबूर करती है कि हम उन आवाज़ों को सुनें, समझें और गंभीरता से लें जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। तो संक्षेप में कहें तो सोनी सोरी का जीवन, जैसा कि हमारे स्रोतों से उभरता है, वो असाधारण साहस, दृढ़ निष्ठा और सामाजिक न्याय के प्रति एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की गाथा है। हाँ। उनके कामों ने तमाम विवादों और जोखिमों के बावजूद आदिवासी और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों के संघर्ष को एक नई ऊर्जा और एक बुलंद आवाज दी है। बिल्कुल सही कहा। और उनकी कहानी विवादों सहित हमें लगातार उन ज़मीनी हकीकतों और चुनौतियों की याद दिलाती हैं जिनका सामना भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ता करते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां हिंसा, असुरक्षा और कह सकते हैं राष्ट्रीय नज़रबंदी का माहौल व्याप्त है। ये हमें व्यवस्था की जटिलताओं, उसमें न्याय पाने की मुश्किलों और प्रतिरोध की कीमत का भी एहसास कराती है। सही। और इसी नोट पर आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। सोनी सूरी जैसे कार्यकर्ताओं के अनुभव हमें क्या सिखाते हैं उन संरचनात्मक बाधाओं के बारे में जो आदिवासी अधिकारों, लैंगिक न्याय और संघर्ष समाधान जैसे मुद्दों पर काम करने वालों के रास्ते में खड़ी होती हैं? और सबसे जरूरी सवाल, ऐसे माहौल में इन महत्वपूर्ण आवाज़ों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और ये कैसे तय किया जाए कि उन्हें सिर्फ सुना ही नहीं जाए बल्कि गंभीरता से लिया भी जाए? बहुत जरूरी सवाल है ये। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पे हम सबको सोचने की जरूरत है।